बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आपका मिड ऑफ द वीक अभी तक जितना भी गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा होगा। ऑल्दो इस्लामाबाद रहने वाले जो है ना उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि रास्ते जो हैं वो जगह जगह से बंद किए हुए हैं, बट फॉर द गुड रीज़न। उसका रीज़न है कि हम एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और हमारे साथ और मैं मुज़म्मिल अली खान हूँ और आपके तक ईरान की और ईरान के मुज़ाकरात की न्यूज़ भी लेके आनी है। लेकिन आज सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे भी है, तो वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर हम लोग अपनी दुनिया के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, पोल्यूशन के अगेंस्ट बात करेंगे और रिसोर्सेज की बेहतर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ रिसोर्सेज की बेहतर मैनेजमेंट पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका भी आ जाते हैं इसी टॉपिक के अंडर। वाई? बिकॉज हम लोगों ने जंग की बेहतर मैनेजमेंट करनी है कि डैमेज ना हो। अच्छा देखिए, जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से हम चलते हैं अपने टू द पवेलियन। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारी इस ज़मीन को, चाहे वो सिर्फ ईरान का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, ये सारे मिलके बनते हैं हमारी अर्थ का हिस्सा। तो अर्थ डे मनाने का सबसे पहले तो मकसद ये है कि एजुकेट किया जाए कि हमारी जो अर्थ है उसको बचाना कितना ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, उसको सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ओनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड, तो ईरानियंस जो है ना वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे अपनी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए। और ये बहुत बड़ा मैसेज गया है उन तमाम मुल्कों को जो ये कहते थे कि अवाम जो है ना ईरान की वो इस रजीम के ख़िलाफ़ है या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन ईरानी अवाम जो है उन्होंने बाहर निकल कर बता दिया है कि किस तरह से वो अपनी हुकूमत को कर रहे हैं। आप देखें लोगों का जोश व खरोश देखें, लोगों के हाथों में झंडे देखें और देखें कि किस तरह से वो लोग इस वक्त बाहर हैं। अच्छा व्यूअर्स, मुख्तलिफ शहरों में ईरान के हमारे पास ये न्यूज़ आई और सारी दुनिया ने देखी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि मुजाहरे किए गए और ये मुजाहरे हुकूमत के फेवर में थे। ये मुजाहरे ये चीज़ दिखाने के लिए थे ईरानी कौम की तरफ से कि किस तरह से यकजहती आपको नज़र आनी चाहिए कौम के अंदर जब वो जेल टुगेदर करके खड़े। अब लोग रात भर सड़कों के ऊपर निकले रहे और खड़े रहे। मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए हुकूमत और हुकूमत के जो जिस तरह से प्रैग्मेटिक स्टेप्स लिए गए और जिस तरह से इस दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इकदाम किए गए, उनके बारे में उन्होंने सपोर्ट जाहिर की। खुर्रमाबाद के मगरबी इलाके के अंदर एक बड़ी रैली भी निकाली गई जिसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी रैली हो, मुजाहरे हो या फिर बहुत बड़े ग्राउंड्स के अंदर ईरानियों का जमा होना एक मैसेज दिया है तमाम दुनिया को, स्पेशली ईरान और इजराइल को। और दूसरा मैसेज जो है ईरानी हुकूमत की तरफ से दिया गया है अमेरिका को, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है उनकी मुज़ाकरात के बारे में कि वो आना चाहते हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑल्दो पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है। कल तक जो खबरें आती रहीं वो ये थी कि जनाब JD Vance जो है ना वो तैयार बैठे हुए हैं पाकिस्तान आने के लिए, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से कोई एक बात, एक हौसला अफजा बात सामने आ जाए कि भाई हाँ हम जो है ना बात करने के लिए तैयार हैं और हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई बात इस तरह से नहीं की गई ईरान की तरफ से। लेकिन एक मुल्क जो जीत गया है, चाहे ये मुज़ाकरात अल्लाह ना करे कि कामयाब ना हो, कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, एक मुल्क जो जीता है उसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी सिफारतकारी ने एक मरतबा फिर दुनिया को जंग के खतरे से बचा लिया। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने तक ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया है। वो Which is a good news and it is a great news. Why? Because ईरान के साथ जो जंग बंदी का ऐलान था वो रात 1 बजे किया गया है। अब जंग बंदी कंटिन्यू रहेगी, इसके बारे में हम अपने प्रीवियस मॉर्निंग शोज में भी बात करते रहे और ओपिनियंस आप तक पहुंचाते रहे एक्सपर्ट्स के। ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा कि जंग बंदी में इस वक्त तक जारी रहेगी, ये जंग बंदी जो है ये इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच जाते। हतमी नतीजा आपको क्या लगता है कि ट्रंप के मुताबिक हतमी नतीजा आयशा क्या होगा? हतमी नतीजा तो यही होना चाहिए कि फाइनली कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इन दोनों के दरमियान और एक ऐसा मुआहिदा हो जिसको साइन करने के लिए एक तो ट्रंप पाकिस्तान आए, क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत बड़ा मैसेज होगा दुनिया के लिए और हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक के लिए, और ईरान के अंदर भी अमन हो जाए और अमेरिका के अंदर भी अमन हो जाए। अब सवाल ये है कि हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। अगेन आप बार बार ये सोचते होंगे कि मैं उम्मीद की क्यों बात करती हूँ, बिकॉज जब डिप्लोमेसी की बात आती है ना तो कोई भी ना ब्लैक एंड वाइट में बात नहीं करता, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं, तो हमें इन बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है। और इन बिटवीन द लाइंस रीड करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो हमें समझाते हैं कि इशारा क्या कह रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट खालिद चिश्ती साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या समझा है। वैसे वो काफ़ी एक्टिव भी हैं, अगर हम यूट्यूब की बात करें काफ़ी कुछ एनालिसिस यूट्यूब पर भी देते रहते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं?
जी वालेकुम सलाम जी। आयशा मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच, और आपने इनवाइट किया, शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह फॉर सर, गुड जॉइनिंग मॉर्निंग। अस, ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले मैं जाऊंगी, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी कि ईरान सीक्रेट मतलब सर्वाइवल का जो है ना, सीक्रेट बिहाइंड ईरान सर्वाइवल, वो क्या है? क्या वो यही रेजिलियंस है उनकी जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर भी रहे हैं? और अपेरेंटली जो इतना नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी मुज़ाकरात के लिए ज़ोर दे रहा है या मुज़ाकरात करना चाहता है, तो यही उनकी जीत की निशानी है? जी ऑलमोस्ट एक महीना पहले शायद वो की थी अपलोड, जी। और उसका टाइटल ये था व्हाई ईरान इज अनडिफीटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई महीना गुजरने के बाद भी आपने देखा जंग खत्म हो गई, तो वो डिफीट तो नहीं हो सकी। और यही मैंने उसमें कहा था, जिसकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं कि इसको डिफीट से नहीं है, आप नेगोशिएट और एंगेज आपको करना पड़ेगा। और अभी 40 दिन की जंग एक्सटेंसिव करके, इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन करके, लोगों की हाइप क्रिएट करके, दुनिया में महंगाई करके, ऑयल प्राइसेस क्राइसिस करके आज भी टेबल पर बैठना पड़ रहा है। और यही मेरी गुजारिश हो सकती, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा, आयशा जिस तरफ आप यूसुफ इशारा कर रहे थे, मुजम्मिल आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो वही है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हुआ। और एक साल से हुआ है, कोई नया सरप्राइज नहीं हुआ। पिछले मई में भी हमने देखा, हम चैनल पर इकट्ठे ही थे, उस वक्त भी हमने कहा कि पाकिस्तान एक न्यू फाउंड रेलेवेंस गेन किया। दुनिया ने हमारा एहतराम किया, सॉवरेनिटी को, जो हमारी ऑब्वियसली एक कमिटमेंट थी। तो अब ईरान को क्या चाहिए और अमेरिका को क्या चाहिए? देखिए, दोनों ने अपनी अपनी एक मिथ कह लें, एक रिजॉल्व कह लें, अपना दिखा दिया। अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, आज भी यूनाइटेड स्टेट ने भी सबसे बड़ी है। लेकिन जो उन्होंने गोल सेट किए वो अचीव नहीं हो सके उस तरह। और ईरान दूसरी तरफ आपने देखिए, अमेरिका के खिलाफ उसने कम बैक किया, रेजिलियंस दिखाई। 3 डायमेंशन ऐसे हैं जिसपे उसने सरप्राइज दिया। इसराइल की जितनी लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन उसने की, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक दुनिया में कोई मुल्क भी इसराइल को इस मैसिव डिस्ट्रक्शन से का सामना नहीं करा सका, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो 47 साल से थ्रेट के तौर पे दुनिया समझती थी और समझती थी कि सिर्फ थ्रेट ही होगी, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तीसरा, आयतुल्लाह खामेनी ने शहीद होने से पहले आप बताया था कि ये खित्ते में जंग फैल जाएगी, ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ईरान ने वो भी करके दिखा दिया। तो ये न्यू फाउंड लीवरेज ऑफ बार्गेन जो ईरान को मिली है, वो चाहते हैं कि आप सुपर पावर होंगे, लेकिन हमने भी तो अपनी रेजिलियंस के लिए साबित किया कि आप हमें 40 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होकर हमें आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, हमें शिकस्त नहीं दे सके। आई थिंक दोनों को विन विन चाहिए। हम तो अमन के लिए, जाहिर है हम तो साइड नहीं ले रहे, लेकिन एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका ने जो लास्ट खास तौर पर ये पिछले दिनों किया, 2 चीजें जो की वो बड़ी खतरनाक थी अमन के लिए। पहली बात, जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड ईरान ने खत्म किया यूनिलैटरली, अमेरिका को ब्लॉकेड, जो काउंटर ब्लॉकेड किया था, उसको भी खत्म करना चाहिए था ताकि गुडविल और जेस्चर एक्सटेंड हो। वो नहीं किया उन्होंने। ऑन टॉप ऑफ दैट, उन्होंने 2 दिन पहले एक बहरी जहाज को इंटरसेप्ट किया, उसको जाहिर है हिट किया और उसके बाद उस पर कब्जा करके वीडियो रिलीज कर दी। और मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो इश्तियाल अंगेज किस्म वाक़े होते हैं, दे ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। इसने मामले को खराब किया है। मुल्क को सॉरी टू इंटरप्ट, इसने क्या इस मामले को खराब किया? अदरवाइज ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हो जाता। डू यू थिंक कि ये जो उनके कार्गो शिप को पकड़ना, उसके ऊपर अटैक करना और फिर वीडियो जारी करना, इसने भी ईरानियंस को काफ़ी गुस्सा दिलाया और फिर वो नहीं आए पाकिस्तान? जी आयशा, इसने कंट्रीब्यूट बहुत सिग्निफिकेंटली इसलिए किया है कि ये ईरान को पहली दफा नहीं हुआ कि वो समझता है कि अमेरिका ने धोखा दिया है। मुज़ाकरात में भी आपने देखा, 2015 में JCPO साइन हुआ, 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते रिवोक कर दिया। फिर आपने देखा पिछले साल मुज़ाकरात हो रहे थे, 15 दिन दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए, तीसरे दिन हमला कर दिया। अभी 2026 में आ जाते हैं, ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि हम एक यादगार एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले दिन हमला हो गया। तो ये सारा डॉट्स कनेक्ट करें तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बयानात के अगेंस्ट जब आप एक्शन करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होती है। और अभी ये एक्ट ऑफ वॉर थे दोनों। चिश्ती साहब, मैं एक अदद ईरानियन वॉर एनालिस्ट को सुन रहा था और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा दुश्मन शिनासी, पहचानना दुश्मन को। और आपका जो बिहेवियरल पैटर्न्स पॉइंट आउट करने वाला पार्ट है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ। गुडविल ऑफ जेस्चर आपने मेंशन किया, जाहिर बात है जब पॉलिसीज़ के मिडिल में, नेगोशिएशंस के मिडिल में अटैक किया जाएगा तो ठीक है, हम जानते हैं अमेरिका ब्रवाडो दिखाना चाह रहे हैं, एक पोस्चर होता है और एक पॉलिसी होती है। लेकिन अमेरिका के पोस्चर और पॉलिसी की मूवमेंट के दरमियान जो तजाद है, इसकी वजह से अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है शदीद मजम्मत का।
और वो मजम्मत जो है वो अमेरिका के ऊपर बर्डन के तौर पे आ रही है और ट्रंप की गिर रही है रेटिंग, और जो ट्रंप की रेटिंग गिरी है उसके साथ पॉपुलर तो वो नहीं रहे अमेरिका में जितने थे, एट द सेम टाइम एक्सपेंस ऑफ वॉर भी बढ़ता जा रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीख रहे थे वो अपने जो कि अपने हाई कैडर के ऊपर, और इस तरह का बिहेवियर कभी देखा नहीं गया किसी प्रेसिडेंट की तरफ से पहले। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेशर्स माउंट हो रहे हैं कि इनके नीचे प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी पुश्ड टू साइन एन एग्रीमेंट इवन इफ इट डज नॉट गो बाय हिज प्लान्स? मुजम्मिल, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो अनफॉर्चुनेटली पुश करते आए हैं और वो ग्राउंड रियलिटी को सेट असाइड कर देते हैं, वो अपनी परसेप्शन पे चलते हैं। अगर वो एक छोटी सी, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आप ऐड कर देता हूँ एग्जांपल। 2002 में मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स कर रहा था, तो 2002 में जब हम यहाँ पे अपनी वॉर गेम कर रहे थे, इंसिडेंटली अमेरिका भी एक एक्सरसाइज कर रहा था, और सिर्फ सिमुलेटेड एक्सरसाइज 2002 में, और उसका नाम था मिलेनियम चैलेंज 2002। अमेरिका के अंदर हो रही थी, सबसे बड़ी नेवी की एक्सरसाइज थी, 250 मिलियन उसमें बजट था, तकरीबन 1.5 लाख लोग हिस्सा ले रहे थे, और उसमें एक ब्लू लैंड थी जो कि अमेरिका खुद था, और सिमुलेशन में रेड लैंड ईरान को सिमुलेट किया गया था आज से 24 साल पहले। जो जनरल पॉल थे, जो वो कर रहे थे, ईरान साइड का हेड कर रहे थे सिमुलेशन में, उन्होंने पहले दिन अपनी स्ट्रैटेजी करके 16 बहरी जहाज डुबो दिए और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया सिमुलेटेड। बहुत परेशानी फैल गई, अमेरिका को वो एक्सरसाइज रोकनी पड़ी, यूएस नेवी को अपग्रेड करना पड़ा पावर को यूनाइटेड स्टेट्स की, और डाउनग्रेड करना पड़ा ईरान की। जनरल पॉल ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि मैं तो जंग जीत रहा था। ये 24 साल पुरानी, मैंने इसलिए लिंक करने की कोशिश की है कि अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप किसी की सुनते तो 24 साल पुराने डॉक्यूमेंट उठा लेते कि नेवी उस वक्त 24 साल पहले ईरानी नेवी क्या थी जिसने वो परफॉर्म किया था सिमुलेटेड, और आज नेवी तो 24 साल में कहीं पहुंच गई है। लिटिल नोन फैक्ट्स है। सुनते नहीं है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि वो अपनी परसेप्शन पे चलते हैं। मैं यही कहने लगी थी, खालिद चिश्ती साहब, आप 24 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इस जंग के बारे में जब उनसे पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो वो पीट हेग्जिट की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आपने हमें बताया था कि बहुत ईरान बड़ा करीब पहुंच गया तो हमें अटैक कर देना चाहिए। तो वो तो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। अच्छा, इस वक्त जो ये सीज़ फायर किया गया, मैं ये चाहूँगी इसके ऊपर भी आप कॉमेंट कर दीजिए। अमेरिका की तरफ से ये अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, या अभी भी कोई शर्त रखी गई है? और पाकिस्तान के किरदार पर भी मैं चाहूँगी आप कुछ कॉमेंट कीजिए। जी जरूर, इसलिए मैं करना चाहूंगा कि कल रात में कुछ चैनल्स पर था और मुझे जब 1 घंटा रह गया था सीज फायर खत्म होने पे, तो मुझे चैनल से पूछा गया कि 1 घंटे बाद तो बमबारी शुरू हो जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैंने तज्जिया दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। मैंने कहा कुछ लम्हे बाद एक आएगी खबर कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुजारिश की है, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब ने, अमेरिकन सदर थे, उन्होंने मान लिया और सीज फायर एक्सटेंड कर दिया। ये 1 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका तज्जिया था या आपकी इनसाइडर न्यूज़ थी चिश्ती साहब? That laughter tells a lot. That laughter definitely tells a lot. एक तो ये laughter ये भी बता रहे हैं कि जितने अच्छे तरीके से आपने comprehend किया ना क्वेश्चन को और फिर हंसी में जवाब दे दिया आपने। आपकी कॉफी अच्छी थी सुबह की सर। Thank you for taking your time out and joining us. Thank you so much. खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त उनका तज्जिया जो है ना, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अक्सर ज्वाइन किया करें ताकि उनका ये तज्जिया हम आप तक पहुँचाते रहें। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त की सिचुएशन आपके सामने रख देते हैं और वो ये है कि सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो इस वक्त भी ब्लॉक्ड है, नॉट बाय ईरान, बाय अमेरिका इटसेल्फ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ट्रम्प जो है वो ये चाहते हैं कि जंग बंदी में तोसी बरकरार भी रहनी चाहिए और इसी तरह से एक फेस सेविंग की भी बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें मुज़म्मिल साहब, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी बामानी है और मुझे लगता है कि उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के तर्जुमान जो है उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो जंग बंदी की बात कर रहे हैं ये बेमानी है। एक ऐसा फरीक जो ऑलरेडी हार रहा हो उसकी तरफ से जब जंग बंदी की बात की जाती है तो वो एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं होती है। इसके साथ शराइत रखने की बात हारने वाले की तरफ से की जा रही है। ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि उस वक्त का भी हिस्सा थे जो पाकिस्तान आए थे टॉक्स के लिए, उनकी तरफ से कहा गया कि सदर ट्रम्प अपने तसव्वुर में मुज़ाकरात की मेज़ को या तो हथियार डालने की मेज़ बनाना चाहते हैं या फिर नई जंग को जवाब देना चाहते हैं। और ये भी कहा है कि भाई धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात कबूल नहीं किए, धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात कबूल नहीं किए जा सकते। और इसी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए बिकॉज ईरान और अमेरिका एक पेज पे इस जगह पे नहीं आ रहे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। सईद अहमद खान साहब एयर मार्शल रिटायर्ड हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। सर अ बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम Muzammil and Aisha, वालेकुम अस्सलाम and very good morning to both of you. जज़ाकल्लाह सर। अच्छा देखिए आपने ये जो जी प्लीज जी कंटिन्यू विद व्हाट यू आर सेइंग। कौन आप सवाल कर लें।
ईरान जो है, ईरान जो है, ईरान का प्रॉब्लम है। एक सेकंड मैं सवाल कर लेती हूँ। इस वक्त सिचुएशन देखते हुए सईद मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लग रहा है, वाकई में एक शिकस्त खोरदा फरीक है अमेरिका, जैसे कि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इन द स्ट्रेटेजिक टर्म्स इस तरह की सिचुएशन को एक फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि दोनों साइड्स जो हैं वो अभी भी फाइनल डिसीजन एक दूसरे के खिलाफ नहीं ले सकी हैं, और एक ना हम की कंडीशन में हैं और ना ही पीस की कंडीशन में हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और गल्फ ऑफ ओमान में और स्ट्रेट के अंदर एटलीस्ट कह रहे हैं कि 400 से ऊपर ऑयल टैंकर्स और एलएनजी शिप्स खड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ऑलरेडी पूरी दुनिया जो है वो इस ब्लॉकेट की वजह से इफेक्ट हो रही है। पूरा यूरोप और जो फार ईस्ट में जितने अमेरिकन अलाइज हैं वो सारे बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हैं, बिकॉज के ऑयल और एलएनजी की सप्लाई नहीं हो रही। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिकन ब्लॉकेट का असर कोई नहीं हुआ, लेकिन इन रिटर्न जो ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया है गल्फ कंट्रीज का, उससे और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान की पोर्ट्स बंद हुई हैं बल्कि पूरी गल्फ कंट्रीज की पोर्ट्स बंद हो गई हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो दोनों कॉम्बैटेंट्स जो हैं ज्यादा लंबे अरसे तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते। दोनों का नुकसान हो रहा है, एक का प्रेस्टीज का और का नुकसान हो रहा है और वो अपने हलीफ खोता जा रहा है, और दूसरे का साहब, ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, ये दुनिया कह रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना एक ट्रम्प कार्ड है ईरान का। अब क्योंकि वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो गया है, मुजम्मिल बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, उन्होंने रिवर्स कर दिया है, अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो आपको लगता है कि अब ईरान मजबूर हो जाएगा टॉक्स की तरफ आने के लिए? ऑल दो आना चाहता है, बट अगेन वो जो एक प्राइड होती है ना, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, अपेरेंटली उनके बयानात से जो लग रहा है। आयशा, आपने बिल्कुल सही चीज की तरफ निशानदही की। इस वक्त दोनों अमेरिका और ईरान जो है ना वो अपनी ईगोज के अंदर फंसे हुए हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि वो अपनी अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर सकें कि उन्होंने ये वॉर जीती है। सो दोनों जो है ना एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाना चाहते हैं, और मेरा ख्याल यही इस वक्त लीडरशिप की मैच्योरिटी होगी कि वो दोनों एक दूसरे को एक स्पेस दें और ये मौका देंगे, क्या कहते हैं कि दोनों जो है वो एक ऐसी डील कर सकें जो दोनों के फायदे में। मेरे ख्याल में अभी तक जो खबरें मिली हैं, पाकिस्तान की सालिसी की वजह से ऑलमोस्ट सारी बातें एग्री अपॉन हो चुकी हैं। ये सिर्फ जो है ना, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना ट्रुथ सोशल अकाउंट 2-3 दिन के लिए बंद कर दे तो मेरे ख्याल में मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। सईद साहब, मुझे याद आ गया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी एक शख्सियत के बारे में कहा जाता है, इनका जो ट्विटर अकाउंट है ना, ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, मामला ठंडे हो जाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि एलएनजी जो कि है वो रुकी खड़ी है, और ये दोनों ममालिक इतना बड़ा वॉर का जो कि है ना प्रॉब्लम ये फेस नहीं कर सकते इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। एक तरफ प्रेस्टीज का मसला और दूसरी तरफ आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम है। लेकिन यूएसए के अंदर डिफेंस एनालिस्ट्स जो सोशल मीडिया के ऊपर और अपने प्राइवेट ओपिनियंस जाके दे रहे हैं, वो उन तमाम की तरफ से, और उनमें काफ़ी सारे एक्स आर्मी मैन और एक्स ऑफिस पर्सन भी, एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स भी हैं, उन्होंने एक बात कही है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द आर्मी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ फेस्ड अ मॉडर्न आर्मी। अब ये मॉडर्न आर्मी को फेस किया ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएसए के अपने एनालिस्ट्स कह रहे हैं। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस वॉर में, और इसके बाद जब पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे अगर, तो पाकिस्तान जो कि है वो डिफेंस के फ्रंट पे और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए ग्लोबली, तो पाकिस्तान किस तरह इमर्ज करेगा इसमें से? देखिए मुजम्मिल, पहले आपने पहला सवाल पूछा है, अमेरिका जो है ना उसको अल्लाह ताला ने जियोग्राफिकली इस तरह लोकेट किया है कि किसी भी कंट्री के लिए उसके खिलाफ एग्रेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो जो अमेरिकन पब्लिक है ना, उन्होंने एक्चुअल वॉर कभी देखी नहीं फॉर द लास्ट 250 ईयर्स, और
जब वो अपनी पावर को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने शॉक एंड ऑ की पॉलिसी पिछले 40 से 50 साल के दरमियान यानी कि अपनाई हुई थी, जिसमें ये होता था कि वो बहुत सारी एयर पार लेके जाते थे, बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करते थे, ग्राउंड जो टारगेट्स थे उनको सॉफन कर देते थे और फिर उनकी आर्मी आके उस इलाके के ऊपर कब्जा कर ली। और इसी प्रोबेबली माइंडसेट के साथ जो है वो लोग ईरान आए, लेकिन ईरान की भी ज्योग्राफी कंप्लीटली उससे डिफरेंट है। प्लस जब ईरान जो है फॉर द लास्ट 47 इयर्स वो सैंक्शंस में था और वो एक्चुअली उसको पता था कि इस तरह की एक जंग कभी ना कभी होगी, तो उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए अपने आप को तैयार किया था। इसलिए जो हम देख रहे हैं कि जब इजराइल और अमेरिका ने बेइंतहा बॉम्बिंग की है, उनके पास अभी भी हिम्मत नहीं हो रही कि बूट्स ऑन ग्राउंड करें, क्योंकि उनको पता है कि एक तो ईरान के पास रेगुलर आर्मी है प्लस पासदारा ने इनकलाब है और उनको वो हिट नहीं कर सके। और अगर हम अपने जो ग्राउंड टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी मिलिट्री टारगेट्स तो सॉफन हो गए हैं, लेकिन आर्मी सॉफन नहीं हुई है। अगर अब अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो उनको बहुत ज्यादा बॉडी बैग्स अमेरिका लेके जाने पड़ेंगे। और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जिस पॉपुलैरिटी रेटिंग के ऊपर है, मेरा ख्याल वो ये रिस्क नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहते, इसलिए शायद बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं। और जो वेस्टर्न मीडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहली मर्तबा किसी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह से हमने देखा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने जो उनके साथ लीडरशिप मौजूद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए कि इतना 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर को और ग्राउंड ऑपरेशन की बात जो है ना वो पहले दिन से की जा रही है, लेकिन अभी तक सईद साहब के मुताबिक हिम्मत नहीं हो पाई अमेरिका की कि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के बूट्स ऑन ग्राउंड किया जा सके। उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक किया तो ईरानियंस की तरफ से ये पैगाम गया कि वी आर रेडी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। हाय जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक एंड कमिंग बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। आपको कुछ पेट्रोल की खबर देनी है बिकॉज पेट्रोल जो कि है वो हमारी गाड़ियों में भी महंगा डाल रहा है। एट द सेम टाइम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चोरी भी हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग शुरू होने के बाद बरतानिया में पेट्रोल चोरी होने लगा है। और पेट्रोल चोरी किस तरह से हो रहा है जी? 62% इजाफा हो गया है इस चीज़ के अंदर, पेट्रोल चोरी होने की कार्रवाइयों के अंदर। जनूबी इंग्लैंड में 5 पेट्रोल पंप्स हैं और उन 5 पेट्रोल पंप्स के एक ओनर हैं जो कि इस वक्त अपना मिशन चला रहे हैं पेट्रोल पंप बिजनेस का। और वो पेट्रोल पंप बिजनेस ओनर जो है उन्होंने एक बात बताई है कि 2 मरतबा चोरी होता था एक हफ्ते के अंदर, कि जिसके अंदर लोग पेट्रोल डलवाते थे, रकम की अदायगी के बगैर भाग जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 5 बार हो रहा है। हफ्ते के अंदर 5 मरतबा होने लगा है और ये सोच भी शायद वो कहते हैं पैदा हो गई है कि अगर चोरी कर भी लिया तो इट्स फाइन, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब ये असरात हैं उस जंग के जो उन कंट्रीज के अंदर नहीं हो रही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि हो रही है ईरान के दरमियान, इजराइल के दरमियान एंड अमेरिका के दरमियान। इस वक्त वो कहते हैं कि उनको 2000 पाउंड से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है जब से ये पेट्रोल थेफ्ट जो है ना वो शुरू हुआ है। अब ये सारी सिचुएशन जो है कोई नई नहीं है। अगर हम थोड़ा सा तारीख भी उठाकर देखें ना तो जब भी जंगी सूरत हाल होती है तो ऑयल एक ऐसी कमोडिटी बन जाता है जिसको हर कोई प्रिजर्व भी करना चाहता है। स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बहुत ज़्यादा देखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से जो तेल है वो पाकिस्तान उस तरह से नहीं पहुँच पा रहा जिस तरह से पहले उसकी प्रोविज़न जारी थी। आलमी मालियाती मंडियों को भी हम कह सकते हैं कि इस बंदिश ने हिलाकर रख दिया है। ऑल्दो अब ये बंदिश ईरान की तरफ से नहीं है बल्कि अमेरिका की तरफ से। तेल की कीमतों में अचानक से 7% तक इजाफा हो, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतें जो हैं वो नुमायां तौर पर ऊपर जा चुकी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और मुज़ाकरात की गैर यकीनी कैफियत ने आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव भी पैदा कर दिया है। मेरा सवाल ये कि क्या सिर्फ बंदिश इस तरह की जो समुद्री राहदारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा असर करती है या वही असर करती है या फिर अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा असर करती है इन्फ्लेशन के अंदर? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका आई होप वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और या आप पूरा ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर है अभी भी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब भी बंद है। व्हाट्स योर एनालिसिस?
तो अगर आप इसको सोचें, जो इसमें से अगर 2-3 टेक अवेज ये हैं कि सीज फायर है, एक वर्ड्स कर लें कि इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो गया है, सो दैट्स द गुड स्टोरी, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से 20% तेल और 22% गैस गुजरती है, वो नहीं गुजर रही। आज इस बात को 53 दिन हो गए हैं, 53 डेज इनटू द वॉर। ये भी मतलब नोटेबल चीज है। तीसरी चीज जो है, एपेटाइट फॉर वॉर जो है वो डिक्लाइन कर गई है। आई मीन, आई थिंक दैट्स एक्चुअली ट्रू, दैट्स माय सेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप इसका और जोग्राफियाई एनालिसिस कर सकते हैं, गाजा, लेबनान, इजराइल सबको मिला सकते हैं सिचुएशन में, बट जनरल एपेटाइट फॉर वॉर हैज डिक्लाइंड। अब मसला यह है कि जितने नुकात हैं उन पे कहीं ना कहीं एक पोजिशनिंग होनी है और कहीं ना कहीं आपने एग्री करना है। वो क्या है, वो चाहे न्यूक्लियर का मसला हो, वो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल एंड खोलने का मसला हो, उनके एसेट्स हों जो कि फ्रोजन हैं, ऑल इन ऑल इस चीज़ का एक तस्फिया होना है। आई थिंक कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे होपफुली कि वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। बट ये अनसर्टेनिटी जो है, सही आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने फिर कल तेल की प्राइस को 5-6% ड्राइव अप किया था। उसका नतीजा ये है कि दुनिया की इकोनॉमीज की ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 0.4 से 1% तक स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ये रीसेंट मॉडलिंग बताती है। इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के तनाजुल में वेरी स्पेसिफिकली जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर है वो आता है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। आप दोनों जाके 51 जो अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं उनकी कीमत का तायुन हम 51 items from 17 districts across the country करते हैं। वो 5% पे बढ़ रहा था on the average February 27th तक, the day the war started. So पिछले साल के मुताबिक वो 5%। तो आप भी कहेंगी कि हम टीवी ने मेरी तो तनख्वाह 10% बढ़ा दी है, तो अगर 5% बढ़ रहा है तो that's all right। नहीं बढ़ाई, डॉक्टर साहब नहीं बढ़ाई। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, हम मसलन 7% तकरीबन तनख्वाह जो है वो पब्लिक सेक्टर की 5 से 7% हर साल बढ़ा देते हैं। सो मैं उसके तनाजुल में कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा जेनरस होता है, ज्यादा एड्स मिल रहे हैं, मेकिंग अ ग्रेट लॉट ऑफ मनी। सो अगर ये आप देखें 12% हो गया है जो परसों जो फ्राइडे क्लोज हुआ है। सो इसका मतलब है कि दैट्स अनकंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज अब आप कहेंगे कि यार जो चीज मैं 12% बढ़ी हुई खरीदूंगा तो मुझे किसी और चीज पे कट डाउन करना पड़ेगा। एक जो लो इनकम फैमिली है वो हमेशा कट डाउन करती है ऑन फूड, बिकॉज 40% उनका तो जो खर्चा ही फूड पे हो रहा है, तो वो और कहां से काटें? वो रेंट नहीं काट सकते, वो बिजली नहीं काट सकते, वो फूड पे काटते हैं, और ये मोस्ट डेवस्टेटिंग होता है इन द लॉन्ग रन। बिजली से एनर्जी क्राइसिस कितना इंटेंसिफाई होगा, बिकॉज ब्लॉकेड तो चल रहा है हॉर्मुज़ का, तो एनर्जी क्राइसिस कितना इंटेंसिफाई होगा? पाकिस्तान को देख लें या ग्लोबल देख लें हम। यार देखें, ये जो एनर्जी का क्राइसिस है ना, ये अब मेरा व्हेन आई वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर 10-11 इयर्स विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, और वो इसलिए था कि नॉट बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज थी इसमें। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस इज द मेक or break for our industrialization, for our agriculture, for our service industry. अगर आप बिजली, पानी, पेट्रोलियम और गैस, this is your energy। हम जब एनर्जी पाकिस्तान में सोचते हैं तो हम बिजली सोचते हैं। So पहले तो ये बात, जो बिजली पे फीड इन हो रही है LNG, वो सिस्टम से निकल गई है, वो 15 से 18% थी, तो आपको थोड़ा सिस्टम में एक क्राइसिस दिखाई दिया। पन बिजली जो सिस्टम में आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने अभी आई कैन सी सम थिंग्स बिकॉज आई बीन विद द गवर्नमेंट 5000 मेगावाट हाइट पे आ रही है इस वक्त आपको। ये पहले बहुत नीचे ड्रॉप कर गई थी, तो ये 8 घंटे की लोड शेड शुरू हुई मुल्क में। एनर्जी क्राइसिस इज एनर्जी चैलेंज इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 3 months, इवन फ्रॉम द डे द वॉर सबसाइड्स। ये क्यों है? इसलिए कि अगर 20% तेल 53 दिन निकला है तो उसने ग्रेजुअली सप्लाई में आना है, और 22% अगर LNG निकली है उसने ज्यादा ग्रेजुअली आना है, बिकॉज कतर के तो जो 2-3 एरियाज हैं वो 3 साल के लिए सिस्टम से निकल गए हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हमारी कितनी % जो नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली आती है? ऑल्दो 50% हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो ऑफ ग्रिड हो चुके हैं, वो सोलर पर ट्रांसफर हो चुके हैं। इस वक्त जितने % नेशनल ग्रिड के अंदर ऑयल जनरेटेड एनर्जी आ रही है वो कितनी है, ये बताइएगा प्लीज।
तो हम सबको देख लेते हैं, 15 से 18% मैंने आपको बताया LNG से आता है, फिर एक जो इम्पोर्टेड कोल है उसका आंसर है, एक लोकल कोल का आंसर है, एक पानी का आंसर है, एक न्यूक्लियर का आंसर है। दिस इज हाउ वी मेक द बिजली। फॉसिल फ्यूल्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं, डीजल, वो उस वक्त रैंप अप होता है जैसे कि अभी रैंप अप करना पड़ा जब आपकी हाइडल के इंडेंट्स टूटे, हाइडल गिरी और 15% LNG निकली तो 25% सिस्टम से बिजली निकल गई। तो उस वक्त आप डीजल को ऐड करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बहुत से प्लांट हमने सिस्टम से निकाल दिए, अब वो इसीलिए यूज होते हैं। ये डीजल के जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज्यादा थे, अब हम आप समझे 5 से 8% इस्तेमाल करते हैं जब हम रैंप अप कर रहे होते हैं। ये एक ओवरऑल मिक्स है, पर कोल अभी भी इंपोर्टेड है, LNG अभी भी इंपोर्टेड है, न्यूक्लियर अभी भी इंपोर्टेड है। ये आपका इंपोर्टेड कंपोनेंट है इस वक्त बिजली बनाने में। फ्यूचर पाकिस्तान का जो है इफेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इफेक्ट ये तीनों चीजें हुई हैं या सिर्फ ऑयल हुआ है? इसमें ऑयल भी, कोल भी, LNG भी। न्यूक्लियर नहीं होता बिकॉज वो 18 माह का पीरियड होता है जिसके लिए आपने बिल्ड किया होता है सिस्टम में एक न्यूक्लियर को, वो नहीं इफेक्ट होता। बाकी तीनों इंपोर्टेड कोल भी मुझसे आपको मिलेगा, LNG तो बिल्कुल बंद हो गई है। सो ये दो ज्यादा, और जो डीजल आ रहा है रैंप अप करने के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तीनों इम्पैक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट ऑफ योर मॉर्निंग एंड जॉइनिंग अस हियर। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए भी कि हमारे पास इस वक्त जो कि एनर्जी क्राइसिस है, वो एनर्जी क्राइसिस अगले 3 महीने तक इंटेंसिफाई थोड़ा सा होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऊपर जाएगी हमारी, लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ हम लोगों ने अपने आप को मैनेज अच्छे तरीके से करना है ताकि देखकर इस्तेमाल एग्जैक्टली हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, जो कि होगा। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर, और हम लोग पता करने आए हैं कि ये जो क्रेज़ चला हुआ है ईरानियन करेंसी का और एक्सपेक्टेशंस हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल के दरमियान, जब अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ी हुई है, कि जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान में तय पा जाएगा, तो उस वक्त ईरान की करेंसी में से फ़ायदा कितना है जो कमाया जा सकता है। इसी के लिए हम आज ब्लू एरिया पहुंचे हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ढेर सारे मनी एक्सचेंजर्स हैं, तो ढेर सारे ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं कि जिनसे आज हम पूछेंगे कि उनका ओपिनियन ईरानियन करेंसी और ईरानियन करेंसी क्रेज़ से रिलेटेड क्या है। सो लेट्स गो। आजकल ईरानी करेंसी का बहुत रुझान है मार्केट में। पहले लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते थे, पाउंड यूरो में करते थे, और दो चीज़ों का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है आजकल। एक तो चाइना युआन है, दूसरी ईरानी रियाल है। ये ना 60,000 या 65,000 का करोड़ जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। अभी ईरानियन करेंसी के अलावा कौन से अच्छे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के? मेरे ख्याल में चाइना युआन बनता है, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर है ना, वो हमारे लिए हमें तो लग रहा है फारिग है कि उसकी मैशत सत्यानाश हो रहा है। नेक्स्ट पावर जो आ रही है ना 2027 में, वो चाइना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ ईरानियन करेंसी तो कितने की ले के रख लूँ? आपको 6,500 को मिल जाएगा। 6,500 की ले के रख लूँ अपने पास? रख लें। आपका कम अज़ कम 5-6 महीने जंग बंद हो जाती है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जाता है। और अगर नोट चेंज हो गए? नोट चेंज कभी नहीं होते। मतलब बोस्तान ने कहा था कि ये इराकी करेंसी का नोट चेंज हो जाएगा, बड़ा नोट है, तो नोट चेंज नहीं हुआ। नोट वो उन्होंने 50,000 का नोट निकाल दिया, जो 25,000 का था 50,000 का निकाल दिया। नोट कभी, नए नोट आते हैं ना, कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है कम 10-12 साल लगते हैं। ईरानियों को अमेरिकनों से छूट मिल जाती है तो करेंसी तो उनकी जंप होगी ना, तो इसलिए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये एक रिस्क है, सिर्फ इस मुआहदे पर के बाद फैसला होगा कि करेंसी में अप होना है कि नहीं होना। हमने 2 करोड़ लिए, सब ने लिया। अगर आज इनका मुज़ाकरात ना हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, साल बाद हो जाएगा, इनका मुज़ाकरात होने हर बला इनका पैसा बढ़ेगा। अगर नहीं लिया तो 4-5 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, लोग ऐसा भी मज़ाया कर देते खाने पीने में। ईरानियन करेंसी का जोश व खरोश चला हुआ है। कोई कहता है बिक रही है, ले लें, कोई कहता है प्राइस ऊपर चली जाएगी, और कोई कहता है कि नहीं जी हमें नहीं कुछ लगता इसलिए हम नहीं खरीद रहे। आप कौन से वालों में से?
सर हम इन दोनों में किसी और के भी साथ भी नहीं है, न्यूट्रल है, क्योंकि मार्केट अभी अनस्टेबल है तो कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे अगर किसी करेंसी में इन्वेस्ट करने का दिल हो आपका तो कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें करेंगे? US डॉलर्स। सर लोग बड़े जोश से ख़रीद रहे हैं, आपने ख़रीदी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदी है, तकरीबन 1 करोड़ ख़रीदा है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपको पता है सर 6500 में आज को इंसान करोड़पति बन सकता है? वो कहाँ से बन सकता है? हमें तो मनी एक्सचेंजर से। वो हमने नाम ही पहली दफ़ा सुना है। 50 रुपया जेब में चाय के लिए बैठे हुए हैं, कहाँ से आए इतने पैसे यार। अच्छा चाचू मुझे ये बताते चलें कि आपको अगर ऑप्शन मिले ईरानियन करेंसी ख़रीदने का और फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे और कीमत ऊपर चली जाएगी, ख़रीदेंगे? हाँ मेरे पास होंगे तो मैं ख़रीदूँगा, ज़रूर ख़रीदूँगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, बट देन देयर आर पीपल हु आर जंपिंग इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल ओपिनियन ये था कि अगर ये बिज़नेस है तो ये बिज़नेस एक अदद अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो कुछ हो ना कुछ इसमें से निकल के आ सकता है। एंड दीज आर द हाई स्पिरिट्स दैट आर बीइंग ट्रांसलेटेड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है इस नेगोशिएशन के एन दरमियान में, एंड लेट्स ऑल होप कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छी डील मटीरियलाइज कर जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 22 अप्रैल है और तकरीबन 1 साल, तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल 1 साल हो चुका है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को। आपको याद है ना, ये वो ऑपरेशन था जो भारत की तरफ से अपेरेंटली रचाया गया था। उसके बाद तो अभी तक तो कोई उन्होंने प्रूफ भी नहीं दिए हैं। इस अटैक के एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई थी कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्विस है। उसके बाद दुनिया भर जो है ना वो भारत से ये सबूत मांगते रहे कि भाई अगर आपके पास सबूत हैं तो हमारे सामने रखें, और फिर भारत ने कोई सबूत नहीं रखा। और 7 मई को फिर क्या किया भारत ने? 7 मई को भारत ने वो काम किया कि जिस काम ने भारत को एक्सपोज किया और भारत की मिलिट्री को एक्सपोज किया सारी दुनिया के आगे, और उनकी जंग लड़ने की कैपेसिटी क्या है और कितनी है और कितना उनका ब्रवाडो है, सब खोल के रख दिया। और मुझे याद पड़ता है कि मैं कर रहा था लाइव ट्रांसमिशन और चंद सवालात थे जो मैं रिफ्रेश कराना चाहता हूँ हमारी आवाम के सामने। सबसे पहले ये कि 26 लोग इस दुनिया से गए, पाकिस्तान ने अफसोस किया कि ये दहशतगर्दों ने जो काम किया ठीक नहीं किया, 20 लोग इंजर हुए, पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी कहा कि ये गलत हुआ है कि जो हुआ है। और फिर पाकिस्तान की तरफ से हमारे तमाम पॉलिटिशियंस ने और हाई कैडर ने और पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन का, कि जिसके अंदर अगर आपको जो बंदे मिल गए तो हम उनको सजा देंगे आपके साथ मिल के। तो पाकिस्तान वाज ओपन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड टॉक्स एंड कोऑपरेशन, बट इंडिया डिसाइडेड टू अटैक विद हार्ड पावर। पहला सवाल ये उठता है कि आपका 50 से 70 किलोमीटर अंदर हार्ड टेरेन के फॉरेस्ट का गांव, हेविली मिलिटराइज्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन के जिसके अंदर एट एनी गिवन टाइम 700 से 1000 ट्रूप्स मौजूद रहते हैं, वहां पे लोग असलहा उठा के चल के आके लोगों से शनाख्ती कार्ड पूछ के मारते रहे, और आपकी आर्मी को पता नहीं चला इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को चलाने वाली पार्टी। तो दैट इज द क्वेश्चन, जिसके बाद फिर हमने नॉर्थ से लेके सारे बॉर्डर के साथ जितनी सारी चेक पोस्ट थी जहां से हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को निशाना बनाया जा रहा था, तबाह करके रखती। अच्छा भाई, 7 मई को अटैक किया भारत ने पाकिस्तान के ऊपर और उसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का, और उसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस की सूरत में, और उसके बाद 6-0 वो पूरी दुनिया ने दे गया। और क्योंकि हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब ये दुनिया हमारी प्लानट अर्थ जो है ना उसका ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कोशिश करता है कि इस अर्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। इस साल की अगर हम बात करें तो थीम जो है वो ये है कि आवर पावर आवर प्लानट, यानी कि हमारा प्लानट जो है इसके बारे में हमें अपने नई आने वाली नस्ल को एजुकेट भी करना है, इसको सेलिब्रेट भी करना है, इसको ओन भी करना है। एट द सेम टाइम हमारा पहला घर है ये, होपफुली अल्लाह करे आखिरी घर ना हो, हम खला की वुसअतों में भी जाएं और दीगर प्लैनेट्स जो है ना उनको भी एक्सप्लोर करें, लेकिन फिलहाल हमारा ये घर है
पहला घर है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2030 तक क्लीन इलेक्ट्रिक पावर की पैदावार को 3 गुना तक बढ़ाना है। ये एक हमने प्लेज किया है। अर्थ डे की तारीख 1970 से जुड़ी हुई है, यानी कि 1970 में पहली मरतबा ये दिन मनाया गया था ताकि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना उसको बरकरार भी रखा जा सके, और आज ये आलमी तहरीक की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल, आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए और इसके ऊपर लाइट डालने के लिए हमारे साथ ज़ैनब नईम साहिबा एनवायरमेंटलिस्ट है मौजूद हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मैम। और ये जो अर्थ डे मनाया जा रहा है, इसकी आज क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हमें इसको परसीव करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से हमें इस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहिए कि अर्थ इज़ आवर होम एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट? जी, ये जो थीम है इस दफा अर्थ डे का, आवर पावर आवर प्लैनेट, इसमें 3 चीजों पे फोकस ज्यादा है। एक तो ये कि साफ तवानाई की तरफ दुनिया को जाने की जरूरत है, जाहिर है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए। दूसरा ये कि कम्युनिटी ड्रिवन और कम्युनिटी लेड क्लाइमेट एक्शन, यानी वो एक्शन जो हमारे अवाम के पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं उसी को स्केल अप किया जाए और क्लाइमेट एक्शन को मजीद फरोग दिया जाए। तीसरा अहम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वो एस्पेक्ट है, वो ये कि एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो माहौलियात की तबाही कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं इसका एक्शन लेने के लिए, उनको अकाउंटेबल किया जाए कि आखिर वो एक्शन डिले क्यों है और वो एक्शन वैसे क्यों नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, खास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जो कि बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स पे। और अगर जैसे खित्ते में जंग लगती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट हम पर ही आता है रिसोर्सेज की कमी होने की सूरत में, जैसे हमने देखा एनर्जी सिचुएशन क्या हुई, फ्यूल प्राइसेस किधर चली गई। तो ये जियोपॉलिटिकली सब कुछ कनेक्टेड होता है, और अगर हम इसको डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनाते, क्लाइमेट एक्शन को, एनवायरमेंट एक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं करते कि ये डेवलपमेंट को क्लाइमेट प्रूफिंग योर डेवलपमेंट, वो चीज नहीं होती, तो फिर हम आगे प्रोग्रेस डेवलपमेंट हमें भूल जाना चाहिए कि हम कर पाएंगे, क्योंकि एक सैलाब आपको 30 साल पीछे ले जाता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि अगर ये सवाल ना किया ना तो मुझे अपना आप हिपोक्रेट फील होगा कि एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि इंडिविजुअली सबकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, इस प्लानट का ख्याल रखना है। हम गवर्नमेंट्स की तरफ से पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाई जाती हैं, बट अगेन जंगें भी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं कि आप इंडिविजुअल्स को तो कह रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट है और आपके पास पावर है, आपके पास वो तमाम हथियार मौजूद है जिससे किसी मुल्क के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, जैसा कि इस वक्त हम देख भी रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। वो हिपोक्रेसी फिर क्या है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये आता है कि भाई हम जो है ना दुनिया का ख्याल रखेंगे, हम दुनिया के बड़े हैं, एंड देन दुनिया के बड़े ही जाकर अर्थ के एक हिस्से के ऊपर तबाही और बर्बादी फैलाना शुरू कर देते हैं। हर बम thousands of degrees Celsius प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, जैसे अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये एड्रेस होना चाहिए कि देखिए अमेरिका की एक गवर्नमेंट आती है, वो प्रो क्लाइमेट होती है और कहती है हमें एक्शन स्ट्रेंथन करना है, फंड में क्लाइमेट चेंज फंड में कमिटमेंट करते हैं। एकदम से दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो टोटल एंटायर क्लाइमेट होती है और वो कहती है नहीं, हम वो पैसा भी निकाल लेंगे और हम रिसोर्सेज के पीछे जंग करेंगे। अभी देखिए दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, अर्थ मिनरल्स, ये जो मिनरल्स की जंग है और ये रिसोर्स को कैप्चर करने की जंग है। तो बिल्कुल ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी सुपर पावर अमेरिका में भी है और वहां पे बिल्कुल इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1970 से ये दिन हम सेलिब्रेट करें, लेकिन जंगें उससे पहले से भी होती हैं। आज तक कोई ग्लोबल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट गवर्नेंस का वो मौजूद नहीं है लॉ जो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर रिलेटेड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एमिशंस और उसकी रेपरेशंस के बारे में बात करे या अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई मैकेनिज्म मौजूद हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसको ऐसे मिसाल ले लें कि हमारे खित्ते में जंग लगी हुई है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट एनवायरनमेंट की फॉर्म में हमारे मुल्क पे भी आ रहा है, चाहे वो समंदरों के जरिए आए या हवा के जरिए। उसकी रेपरेशंस हम कैसे क्लेम कर? अभी वो मुझे याद है 2022 के अंदर जो सैलाब आया था उसको पाकिस्तान दुनिया भर में लेके गया था, एंड आई रिमेंबर जिनेवा के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि भाई हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोग दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के असरात है ना उससे हम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वो अभी मुकम्मल तौर पर प्लेजेस हमें मिले नहीं है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर बात करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, मैं ये चाहूँगी सिर्फ 5% ग्रांट्स, जी एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ वो प्लेजेस किए गए थे लेकिन वो मिला अभी तक नहीं है पाकिस्तान को। ज़ैनब, मैं ये चाहूँगी कि एक इंडिविजुअल, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं और आपने बता भी दिया, और गवर्नमेंट वो खुद कहती है कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हमें पता है किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है। एक इंडिविजुअल अपने तौर पर
क्या कर सकता है आज के दिन की मुनासबत से? वैसे तो हर रोज़ ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज अर्थ डे भी है तो सिंबॉलिकली इसकी अहमियत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? एज एन इंडिविजुअल आप अपनी आवाज को यूज करें, और जहां पे कोई, मैं तो यही कहती हूँ कि कोई एक दरख्त भी कटता है उसको ऐसे समझे कि कोई आपसे आपका लंग छीन रहा है या कोई आप पे अटैक कर रहा है, क्योंकि एक दरख्त का भी ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड को कितना अपने अंदर सिंक करता है, माइक्रो क्लाइमेट एस्टैब्लिश करता है। तो ये देखें कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करें, या डेवलपमेंट ये नहीं है कि हम जंगलात काटते जाएं। डेवलपमेंट ये है कि हम दोनों को बैलेंस में लेकर कैसे चल सकते हैं। ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जरा हमें रीइमेजिन करने की जरूरत है, और इसको ऐसे सोचे कि क्या हमारी आने वाली नस्लें इस जगह पर रह पाएंगी जहां टेम्परेचर 45 पे पहुंच गया, और अगर वेट बल्ब की सिचुएशन हो जाती है, सुपर एल नीनो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उनके तो पास 45 हाई राइजेस मौजूद, ऑक्सीजन हो ना हो, लेकिन उनके पास हाई राइज बिल्डिंग जरूर मौजूद होगी। थैंक यू ज़ैनब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट मैसेज और अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने माहौल को महफूज रखना है, और बहुत अच्छी बात की ज़ैनब ने कि भाई एक दरख्त भी अगर कटता है ना तो उस ये समझिए कि हमारे लंग का एक हिस्सा कट गया है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी सेहत से मुतालिक बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ पर कुछ तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि मंकी पॉक्स के केसेस बहुत ज़्यादा फैलना भी शुरू हो गए हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं। ऑल्दो हम मंकी पॉक्स के ऊपर कई सेगमेंट्स कर चुके हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सिचुएशन या ये सेगमेंट इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 8 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद सेहत के निज़ाम को अलर्ट भी कर दिया गया है, और तफसीलात जो हैं वो ये बता रही हैं कि बुनेर और सुवाबी से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पेशावर, एबटाबाद, चित्राल, लोअर दीर और करक से 1 केस अभी तक सामने आ चुका है। बिल्कुल मंकी पॉक्स कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो जानलेवा साबित हो, क्योंकि ये इसके अंदर आप वापस हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए और ज़ईफ़ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास डॉक्टर फहद नईम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एसोसिएट डीन MTI KTH KMC मौजूद हैं। सर थैंक यू, आपने अपना वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया इस शो के अंदर। अब हम लोग आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स से जो बचत है सर, पहली बात वो किस तरह से की जाए, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स ले रही है इस प्रॉब्लम से आवाम को बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर इन्विटेशन। मंकी पॉक्स की जहाँ तक बात है तो उसमें हुकूमत ने काफ़ी इकदाम किए हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट ने भी इकदाम किए हैं, और जो हमारा NIH है इस्लामाबाद ने उसकी गाइडलाइंस ही फॉलो होती हैं सारे मुल्क में। अब मंकी पॉक्स और इसके अलावा और भी जो मुतअद्दी बीमारियाँ हैं जो आवाम में फैलती है, वहाँ पे सिर्फ हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि आवाम की जिम्मेदारी होती है। हुकूमती इदारे गाइडलाइन सेट करते हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं, और इसी तरह जो हमारी लैब्स हैं जो टेस्टिंग करती हैं वो सब फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी वो इंतहाई ज़रूरी है। उसमें अगर किसी मरीज़ को अलामात हो तो वो खुद ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करे कि अपने आप को आइसोलेट कर ले। इसी तरह उनके जो लवाहिकीन होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, वो भी मेक श्योर करें कि मरीज़ आइसोलेट है और वो खुद भी एहतियात करें। तो अगर आवाम इसमें हुकूमत के साथ और हुकूमत के जो सेहत वाले इदारे उनके साथ मिल के काम करे तो इस बीमारी को कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसकी स्प्रेड को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये इंडिजिनस वायरस था वहाँ पर या फिर इसने ट्रैवल किया है थ्रू अ कैरियर? देखिए, मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पे अफ्रीका में पाया जाता है। ये जब अलर्ट पहले 2022 में और फिर उसके बाद 2024 में WHO ने डिक्लेयर किया था, तो बेसिकली ट्रैवल की वजह से ही पाकिस्तान में है। ये यहाँ नहीं है कि यहाँ लोकली मौजूद है, लेकिन जाहिर बात है जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर इंसान से दूसरे इंसान को ये मुंतकिल हो सकता है। तो 2025 में जितने केस थे वो सारे इम्पोर्टेड ही थे, लेकिन अब थोड़ा तशवीशनाक इसलिए कि रिसेंटली 1-2 केसेस ऐसे हैं जो यहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनसे दूसरों को स्प्रेड हुए। तो हुकूमत की यही कोशिश होती है कि वो सेकेंडरी जिसको स्प्रेड कहते हैं, जो यहाँ से एक इंसान से दूसरे को मुंतकिल होते हैं, उनको काबू किया जाए। तो इसलिए थोड़ा ये तशवीशनाक है। अच्छा, इसके म्यूटेट होने का कोई डर, कोई खदशा है? बस एक शॉर्ट ब्रीफ आंसर। जी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई सर। इसके म्यूटेट होने का, इस वायरस के म्यूटेट होने का कोई खदशा है? देखिए, इसमें 2 किस्म के जो है, तो क्लोन आप कह सकते, 2 किस्म के वायरसेस है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास तो अभी सिर्फ इतनी टेस्टिंग मौजूद है कि हम मंकी पॉक्स को डिटेक्ट कर सके, बाकी उसका स्ट्रेन 1 है 2 है वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो म्यूटेशन तो देखिए हर वायरस में पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल जो हैं वो 2 ही इसके अंदर अकसाम पाई जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जानलेवा अक्सर मरीजों में साबित नहीं होता, सिर्फ बच्चों में, हामला खवातीन में या जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम पहले से कमज़ोर हो उसमें ज़रा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बाकी लोग यूजुअली 2 से 4 हफ्ते में रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर साहब बस ये बता दीजिएगा इन द एंड कि अगर किसी को सिम्टम्स महसूस हो मंकी पॉक्स के तो वो कहाँ पर आकर, बड़ा सेंटर कौन सा बनाया गया या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी उनके शहर में मौजूद है वहीं पर उनको जाना चाहिए? KPK में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो जिनको भी बुखार हो, बुखार के साथ चेहरे पे धब्बे, रैश आना शुरू हो जाए, और इसमें यह होता है कि इसके जो दाग धब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं और गर्दन में गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। सो अगर कैसी भी ऐसी कोई अलामत भी हो तो KPK में हमारा पुलिस हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसकी असेसमेंट की जाती है और डिसाइड किया जाता है। तो आइसोलेशन के लिए पुलिस हॉस्पिटल ही हम पेशेंट्स भेजते हैं। हाँ, जो मरीज़ जिनको बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है और उनको टर्ची केयर हॉस्पिटल की केयर चाहिए तो हमारे खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ऑलराइट, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला हमें ज्वाइन करने के लिए और गाइडलाइंस देने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। जनाब, अगर आप में से जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, किसी को महसूस हो इस तरह की अलामात जो डॉक्टर फहद ने बताई हैं, तो फौरी तौर पर आपने जाना है डॉक्टर के पास, एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को क्वारंटीन भी कर सकते हैं और अपने घर वालों के थ्रू उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है और उनके थ्रू गाइडलाइंस ले सकते हैं डॉक्टर से। आगे बढ़ने और आगे बढ़ते हुए हमने कुछ एक मरतबा फिर से बात करनी है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि डिफरेंट एनालिस्ट जो हैं, डिफरेंट तज्जियाकार जो हैं, उनके एनालिसिस आप तक पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा। आप सब उनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं मौजूदा सिचुएशन के बारे में। जंग बंदी हो चुकी है अमेरिका और ईरान के दरमियान और अभी रिसेंटली वो अमेरिका से वापस भी आई हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पर डिफरेंट एनालिस्ट से बात भी की होगी। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जंगबंदी तो हो गई है आसमा, लेकिन अभी भी हमें ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है। इस ट्रस्ट डेफिसिट के अंदर आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इम्कानात तो ज़ाहिर है कि हर वक्त मौजूद रहते हैं कि आप जो है वो कोई भी एक पोजीशन से पीछे हट जाए। इस वक्त जो है वो एक वॉर ऑफ नर्व्स है, यानी कि आसाब की जंग है कि टाइम कम है, उसमें बातचीत करनी है, उसमें मुज़ाकरात करने हैं। अमेरिका भी डेस्परेट है एक डील के लिए, ईरान भी चाहता है कि वो इस मुस्तकिल जंगबंदी में आए, वो एक आर्जी जंगबंदी से निकले। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो अपनी अपनी गैलरीज़ के साथ भी खेला जा रहा है। ख़ास करके अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो एक यानी अमेरिका ने जारियत की है ईरान के ऊपर, ईरान पे हमला किया है और उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि वो एक सुपर पावर के तौर पर या ज़्यादा ताकतवर मुल्क के तौर पर वो अपनी शराइत जो है वो मनवा सकें। ईरान के लिए बावजूद इसके कि पिछले साल मई में उनके ऊपर बमबारी की गई, पहले इसराइल ने की, फिर अमेरिका ने की, उनके यूरेनियम को के ज़खायर को ख़त्म किया, फिर उसके बाद आप देखें कि दोबारा भी ये जो जंग हुई है 40 दिन तक अमेरिका और इसराइल ने मुस्तकिल जो है वो बमबारी की है ईरान के ऊपर। तो एक जारियत जो है उसको अमेरिका ने सबसे पहले जो है वो शुरू किया है। तो अमेरिका जो ईरान की डिज़ायर है या जो ईरान की जो ख्वाहिशात हैं वो तो एक ऐसे मुल्क की ख्वाहिशात है जिसके ऊपर जारियत हुई है और वो कोई गलत ख्वाहिशात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी उनके हवाले से ख़त्म की जाए। वो ये कह रहे हैं कि यूरेनियम के ऊपर तो पहले से मुज़ाकरात जो है उनके कामयाब हो चुके हुए थे जब अटैक हुआ और अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ईरान की जो ख्वाहिश है वो ये है कि उसको मुस्तकिल अमन दिया जाए, उसको ये गारंटी दी जाए कि आइंदा उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं किए जाएंगे, उनको ये हक़ दिया जाए कि उनके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कैपिंग ना हो, उनको ये हक़ दिया जाए कि उनके अपने जो असासे हैं वो डीफ्रीज़ किए जाएँ जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पड़े हैं। तो ये कोई ख्वाहिश गलत ख्वाहिश नहीं है। और इसी तरह से अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका वो तमाम अपनी जो एक विश लिस्ट है उसको लेके बैठा है और वो विश लिस्ट में एक वो तवील होती चली जा रही है। यानी इस जंग से पहले जो विश लिस्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के हवाले से थी। वो ये थी कि उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करके ये तय किया जाए कि वो जौहरी तवानाई हासिल नहीं करेंगे, लेकिन अब उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, उसमें आपदा हुर्मुज़ भी आ गई और दीगर भी आ गई जिसके ऊपर कानूनी हक़ है ईरान का। तो मेरा ख्याल है
कि सूरत हाल लचक की तरफ उसी वक्त जाएगी जब अमेरिका जो है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तरफ ना जाए, ऑल्दो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जब तक उनके पास नहीं आ जाते तब तक अमेरिका जो कि है वो फायर की रेंज से बाहर है। एनीवे, थैंक यू मैम, आपने अपनी मॉर्निंग में से टाइम निकाला हमारे लिए और आपने इतना इंपॉर्टेंट ओपिनियन दिया है। अच्छा, एक सवाल मैं कर लूं आपकी इजाजत से? प्लीज। सवाल ये आसमा साहिबा कि इस वक्त कोशिशें जारी है और पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ कोशिशें कर रहा है कि ये मुआहिदा हो जाना चाहिए। हम किस तरह का मुआहिदा एक्सपेक्ट करें या क्या नौयत हो सकती है मुआहिदे की? देखिए, अगर ये मुआहिदा होता है और ये जंग टलती है एक दूसरे मरहले के अंदर भी, तो इस मुआहिदे के लिए जो टेबल के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं वो तो बहुत सादा है। मसलन अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि यूरेनियम को जो है वो ज़ीरो कर दिया जाए, उसकी इनरिचमेंट ना हो। पहले तो वो ये कहते थे इसको किसी और मुल्क में दे दिया जाए, अब वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम उनको जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको हासिल नहीं करना चाहते। तो एक तरह से वो इससे पीछे हटे हैं कि वो यूरेनियम के ऊपर जो है वो कब्ज़ा नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब ये है कि ईरान ये पहले से मान चुका है यूरेनियम के हवाले से, उनके फतावा भी मौजूद हैं जो कि 2 अली ख़ामनेई साहब ने भी और खुमैनी साहब ने भी दिए हैं कि इसकी हम कोई जंगी बुनियादों के ऊपर इसकी इनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका पुरअमन हल है, पुरअमन उसको जो अचीव करना चाहते हैं वो उनके पास मौजूद है। फिर आबनाए हुर्मस का मसला है। ईरान ये चाहता है कि अब जब ये दोबारा जंग के बाद कंट्रोल हो तो उसके अंदर उनके कंट्रोल को उसके ऊपर मुहर सख्त हो। ये अमेरिका नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये आबनाए हुर्मस जो है ये उसी तरह से ओपन रहे जहाँ जैसे कि पहले थी। इसी तरह से जो दीगर मामलात हैं कि वो मिसाइल प्रोग्राम की कैपिंग चाहते हैं ईरान की, जो कि ईरान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले भी इजराइल ने जो अटैक्स किए, उनकी जो कैपेबिलिटी थी मिसाइल प्रोग्राम की, उसी की वजह से उन्होंने अपना दिफा किया। और ये उनको अगर वो इससे महरूम हो जाएंगे तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा कि अपना वो दिफा कर सकें। जबकि दूसरी जानिब कोई गारंटी नहीं है कि ईरान के ऊपर जो है वो दोबारा इजराइल या अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेंगे। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी तरफ कोई गारंटी ऐसी मौजूद नहीं है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। और हालिया सूरत हाल जो कि है वो कंटिन्यू रहती है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई अगर मैम, तो हमें ये बताएं कि कितना खतरा लगा के क्या अंदेशा है, दोबारा जंग कंटिन्यू होगी, ज़्यादा इंटेंस होगी? मेरा ख्याल है कि जंग, मुझे लगता नहीं है कि उस तरह ये शदीद होगी और दोबारा शुरू भी होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग के आगाज़ से पहले ही एक प्रेशर बिल्डअप हो चुका था। और इस जंग के आगाज़ से पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो सदर ट्रंप के ऊपर था। और सदर ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर आने का मतलब ये था कि एक यानी उनकी जो कल जो अप्रूवल रेटिंग आई है वो पहली मरतबा -18 आई है, यानी -18, यानी इतने गैर पॉपुलर, गैर मकबूल प्रेसिडेंट ट्रंप हो चुके हैं, रिपब्लिकन्स हो चुके हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, महंगाई का एक तूफ़ान ऑलरेडी है, अब मज़ीद आना है। तो ये चीज़ें जो है ये उनको बहुत तंग कर रही हैं और वो चाहते हैं, इसीलिए वो डेस्परेट हैं कि एक डील उनको फौरी तौर पर मिल जाए जो कि फौरी के फौरी उनके हाथ में नहीं आ रही है। तो ये जो सूरत हाल है ये उनके लिए परेशान कुन है। और जाहिर है कि अमेरिका, ईरान का तो स्टेक पे कुछ भी नहीं है, उनकी जितनी तबाही अभी हो चुकी है, इससे पहले जितना कुछ हो चुका है, उनके लिए पीछे मुड़ना जो है वो कोई ज़्यादा मानी नहीं रखता। असल बात तो सुपर पावर की है, जिसकी जो कि वर्ल्ड पावर है और एक यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लेम करती है, और उसको चैलेंज किया जा चुका है। और ये चैलेंज ईरान ने किया है। जब भी ये जंग ख़त्म होगी, एक इस वक्त जो वर्ल्ड डिसऑर्डर चल रहा है, यानी अभी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को रन नहीं कर पा रहा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ईरान की है। तो जब भी ये जंग ख़त्म होगी उसके बाद ईरान इमर्ज करेगा एक नई पावर के तौर पर, और यही सबसे बड़ा ख़तरा है जो कि अमेरिका को इस वक्त लाहक है। लेकिन चीज़ें अब अमेरिका के हाथ में नहीं हैं। जब भी ये जंग ख़त्म होगी ये हालात बदलेंगे और अमेरिका को निगोसिएशन टेबल के ऊपर मेरे ख्याल से मौजूदा तारीख में हम पहली मरतबा देखेंगे कि अमेरिका इज़ नॉट द वन हु इज कॉलिंग द शॉट। और शायद शॉट्स यही वजह है कि ट्रंप जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडेबल भी हमें नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनका एनालिसिस आपने सुना। इस दुआ के साथ कि पीस प्रिवेल करे और सैनिटी प्रिवेल करे। हम हर रोज़ इसीलिए बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए और दुनिया के लिए। और आज अर्थ डे है तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है हमारे शो का। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।